माटी का वृक्ष नहीं जिसको। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या बोलते हैं जनता लोग? क्या सब लोग झमाझम है, जबरदस्त है, चकाचक है? बताइए मालिक, क्या सब झमाझम, क्या सब चकाचक? ओके सर, तो मालिक सुनो, हमने स्टार्ट करना है एक प्यारा सा क्यूटी पाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका प्यारा प्यारा नाम है, और नाम है उसका, क्या नाम है साहब? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। ये तो सर कुछ ज्यादा ही लंबा नाम हो गया। अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी, चिन्ना स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। तो सर यहां पर क्या नाम है आपके एएस का? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। सर क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? क्या होता है ज्वाइंट वेंचर? व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर? बताओ भाई, व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर? हाँ जी, ईयर नहीं है, वो अय्यर है। व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर टू यू? तुम लोग डिस्टर्ब होते हो इसलिए। जब किसी पर्पस के लिए बिजनेस ओपन हो और पर्पस के बाद बंद कर देते हैं, ओके, तो शॉर्ट ड्यूरेशन पार्टनरशिप बोल सकते हो आप इसको। टू एंटिटीज कमिंग टुगेदर। सर जैसे अकाउंट्स में आप वेब एक्सेस दे रहे हो, बस इसी समस्या, यही समस्या है तुम लोगों के साथ। उंगली मिली और पोंछा पकड़ने लगते हो, बब कुछ नहीं है। हाँ यार, when two or more person come together for a special purpose, टारगेट एक्सेट्रा, ओके, जब दो या दो से अधिक पर्सन कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनरशिप करते हैं, मतलब ऑल टुगेदर हम बोल सकते हैं कि सर आपका जो जॉइंट वेंचर है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है कि जब दो व्यक्ति या एंटिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के थ्रू कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि उनके जॉइंट कंट्रोल में कंडक्ट की जाती है। यानी जॉइंट वेंचर के लिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बना हुआ है। पहला, सर दो एंटिटीज होने चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए, नेचुरल पर्सन चलेगा, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल चलेगा, दो आर्टिफिशियल चलेंगे, लेकिन दो पर्सन होने चाहिए कम से कम। ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पर्सन होने चाहिए जिन्होंने कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। सर क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट एक रिटर्न डीड में ही होगा? और इट कुड बी वर्बल ऑल्सो, ओरल ऑल्सो। क्या ये सिर्फ रिटर्न होना चाहिए या रिटर्न एज वेल एज वर्बल, ओरल भी चलेगा? बताइए मालिक, क्या ये वर्बल ओरल भी चलेगा? बोलो मालिक। इट मस्ट बी रिटर्न और इट मस्ट बी बोथ रिटर्न एज वेल एज वर्बल। तो आंसर है सर, इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी वर्बल। सर देखो, रिटर्न होगा तो यू विल हैव एविडेंस कि कल को कोई पार्टी अपने एग्रीमेंट के अनुसार परफॉर्म नहीं करती है, तो एग्रीमेंट होने की दशा में, रिटर्न एग्रीमेंट होने की दशा में आप उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो। आपको जल्दी रेमेडी मिल सकती है। अदरवाइज आपको किसी और तरीके से प्रूव करना होगा।
तो सरकार कानूनन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यू मस्ट हैव अ रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट. इट कुड बी रिटन, इट कुड बी वर्बल. और क्या होना चाहिए सर? तो सर दूसरा हमने बोला कि सर इन्हें जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, बिजनेस करने के लिए, कमाई करने के लिए, सेविंग के लिए, किसी ना किसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए. किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, किसी और का होता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट की सेविंग. कॉस्ट की सेविंग भी तो कॉस्ट इनकम का बढ़ना ही है. तो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए उन्हें एग्री होना होगा. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां दे विल हैव अ जॉइंट कंट्रोल ऑन द जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर पे उनका जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए. अब वो जॉइंट कंट्रोल कैसा होगा? बताओ भाई, कंट्रोल कैसे आएगा? हाउ 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 डू वी एस्टैब्लिश कंट्रोल? कंट्रोल कैसे आएगा? तो कंट्रोल के लिए आपने अभी तक 3 एएस पढ़े. एएस 21 कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी, वहां पे भी आपने कंट्रोल सुना था. वहां पे था कंट्रोल कि आपके पास किसी की 50% ज्यादा वोटिंग राइट हो, या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोजिशन करने का राइट हो, या आपकी एक सब्सिडरी है और उसकी एक सब्सिडरी है, तो चेन होल्डिंग में जो सब्सिडरी की सब सब्सिडरी है वो मेरी भी सब्सिडरी कहलाएगी, मैं उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ. फिर आपने एएस 23 पढ़ा, अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट. वहां पर भी आपने कंट्रोल, इन्फ्लुएंशियल पावर की बात करी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात करी. फिर आपने एएस 18 पढ़ा था, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. और वो क्या था कि सर ये दो तो थे ही, एक तीसरा भी था कि अगर 20% उससे ज्यादा शेयर है लेकिन आपके पास पावर टू डायरेक्ट हो तो भी आप कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं. अब यहां पर एक और कंट्रोल आ रहा है, यानी आपके सामने अलग अलग एएस में कंट्रोल के मायने भी अलग अलग है. आप ऐसा याद कर लो कि वहां पर 18 में 3 थे, 21 में 2 थे, तो 27 में 1 है. 3 2 1. शुरुआत करी थी 18 से 3 कंट्रोल, 21 में आ गए 2 कंट्रोल, यहाँ पे आगे रह गया 1. तो यहाँ पे कंट्रोल क्या बिकॉज ऑफ शेयर होल्डिंग आएगा? तो आंसर है नो, बिग नो. अगर 4 को-वेंचरर है, 4 को-वेंचरर है, 4 को-वेंचरर मतलब, वेंचरर मतलब पार्टनर, पार्टनर मतलब इन्वेस्टर, जिन्होंने इस जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया है. अगर 4 है तो चारों इक्वली पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी इक्वली बांट रहे हैं, तो कंट्रोल किसका? किसी का भी नहीं है. क्या ऐसा है? नहीं, चारों का है. नॉट बिकॉज ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट. यानी बाय हैविंग 2% शेयर इन द कंपनी आई कुड हैव कंट्रोल. हियर कंट्रोल इज नॉट यूनिलेटरल. अकेला कंट्रोल नहीं है, अकेला मेरा छत्र एक छत्र राज होगा, ऐसा नहीं है. हम सबके मिलके राज होंगे, हम सब मिलके कंट्रोल करेंगे, हम सब मिलके डिसीजन लेंगे. दैट मीन्स कंट्रोल यहां पर जॉइंटली शेयर किया जाएगा. कंट्रोल इज शेयर्ड बाय इन्वेस्टर, कंट्रोल इज शेयर्ड बाय पार्टनर, कंट्रोल इज शेयर्ड बाय को वेंचरर. क्या बोलते हैं इनको? को वेंचरर्स. मैं जब इस एएस को पढ़ाता था तो मुझे बार बार एक बात याद आती थी. हमारे बचपन बड़े उतापे भर रहे हैं, उतापे भरे रहे हैं, बड़े संघर्ष रहे हैं, बहुत मारपीट रही है. संघर्ष मतलब वो मारपीट वाली, खूब लड़ाई झगड़े, खूब लड़ाई झगड़े भयंकर वाले. एक टाइम ऐसा भी था, कोई मेरे पेट में चाकू मार के चला गया, लिटरली. आज भी टाँके लगे हुए हैं. देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ बचपन में क्या था और आज क्या हो गया. तो बचपन में हमने क्या किया था, एक बार बचपन में हमने एक बार क्या किया, क्रिकेट के बड़े शौक थे हमारे. हमारे जो लोकेलिटी है उसका नाम था कार्तिक चौक, कार्तिक चौक. और उसके बहुत पास में एक जगह थी, मतलब वो भी हमारी ही जगह थी, उसको बोलते थे पीढ़ी चौराहा.
वहां पे ग्राउंड हुआ करता था। उस ग्राउंड में बड़े बड़े जो लोग थे उस मोहल्ले वगैरह के, हमारे मोहल्ले के, वो लोग बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते थे क्रिकेट के। खूब टीमें आती थी उस समय, एक अलग माहौल रहता था क्रिकेट का, भयंकर टीमें आती थी, एक एक महीने तक मैच चलते थे, सब फोकटे वहां पे सब फोकटे, लिटरली सब फोकटे। 2-2 3-3 हजार लोग मैच देखने आते थे भाई साहब। 2-2 3-3 हजार लोग मैच देखने जाते थे, 3-3 घंटे तक मैच देखते रहते थे। और सर मतलब क्या बेवकूफी होती थी यार उस समय यार, लिटरली। और खूब बढ़िया टूर्नामेंट। बोले टूर्नामेंट की फीस कितनी, बोले 101 रुपए। फर्स्ट इनाम कितना, बोले कि 1500 रुपए। सेकंड इनाम कितना, बोले 1100 रुपए। थर्ड इनाम बोले कितना, 500 रुपए। एक एक महीने तक टूर्नामेंट चल रहा है बकायदा। तो जब उन लोगों के टूर्नामेंट हो गए तो हमें लगा कि यार एक काम करते हैं, अपन भी करते हैं कुछ टूर्नामेंट जैसा। तो हमारे साथ के 3-4 और हमारे जैसी चिरकुट, हम लोगों ने बोला अपन भी मिलकर जूनियर टूर्नामेंट करेंगे। अरे मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूँ क्रिकेट बेटा, आई वॉज द स्टेट लेवल लेवल प्लेयर इन क्रिकेट। तो जूनियरों का जूनियरों का हमने टूर्नामेंट करवाया। एंट्री फीस 21 रुपए, फर्स्ट प्राइज 101 रुपए, सेकंड प्राइज 51 रुपए, थर्ड प्राइज 21 रुपए, खत्म। और मैच करवाया, करीबन 25 टीमें आ गई। 25 टीम इंटू 21 रुपए, 501 रुपए। बॉल अपनी लाना पड़ेगी, शर्त थी, नहीं तो पता पड़ा 21 रुपए में वो 3-4 टेनिस बॉल फोड़ दे तो जितनी कमाई नहीं उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। तो बॉल अपनी लाना पड़ेगी भाई साहब। तो मैच मैच कराए। एक बार झगड़ा हो गया टूर्नामेंट के दौरान, बहुत स्तंभ पड़े भयंकर स्तंभ पड़े खूब झगड़े हुए। लेकिन फिर फाइनली सब टूर्नामेंट हो गया और हमने बकायदा 70 रुपए की कमाई करी। 70 रुपए कमाए थे हमने भाई साहब, आज से 30 साल पहले। आज वो मान लो आप कम से कम 1000-2000 से तो ऊपर होंगे। तो हमने 70 रुपए कमाए थे भाई साहब उस समय। आज जब पढ़ाते हैं तब समझ में आता है, अच्छा ये ज्वाइंट वेंचर ही तो था। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट करके, वाह यार, तो फिर काहे के लिए यहाँ पे सीए करने आ गया वे शुभम। हमारे सामने तो अपॉर्चुनिटीज होती नहीं थी, हमारे समय कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, कोई करियर नहीं था। आज तो करियर है, जा करियर बना बढ़िया मस्ती के साथ। यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, घिस रहा है अपने आप को सीए में। वापस आते हैं। तो सर हमने उस समय ज्वाइंट वेंचर बनाया, और ज्वाइंट वेंचर था क्या, एक एक पर्टिकुलर काम करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, पर्पस क्लियर था कि टूर्नामेंट कराएंगे और टूर्नामेंट करा के कमाएंगे, टूर्नामेंट कराएंगे और टूर्नामेंट करा के कमाएंगे। 4 दोस्त थे, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा को वेंचरर हो गए, 2 या 2 से ज्यादा को वेंचरर हो गए। फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद भाई साहब हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाई, टूर्नामेंट करवाया, मैच खिलवाए, और उसमें हम चारों के ही डिसीजन चलते थे, चारों मिलकर डिसीजन लेते थे, लेकिन डिसीजन चारों के चलते थे। ऐसा नहीं था कि मैं अकेले डिसीजन ले रहा हूं, बाकी 3 लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा कंट्रोल था, एवरीवन इज हैविंग कंट्रोल। पहुंचा पा रहा हूं? तो दिस इज जॉइंट वेंचर। क्या इस टूर्नामेंट को चलाने के लिए मुझे कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी, मुझे कोई दुकान खोलना पड़ेगी, कोई ऑफिस बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे बिना एक नई एंटिटी को बनाए, बिना कोई पार्टनरशिप फर्म खोले भी हम ये टूर्नामेंट कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। एक और उतापा किया था जीवन में। हमारा एक मित्र था, उसने किसी पटाखे की दुकान पे काम करा था 2-3 साल, तो उससे बड़ा नॉलेज हो गया था कि पटाखे कहाँ पे मिलते हैं, कितने में मिलते हैं, कितने में बिकते हैं।
ये सब चीज है। तो हम 3-4 दोस्तों ने मिलके, मतलब ये तो थोड़ा टाइम हो गया था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 12वीं के बाद की बात है। तो हम 3-4 दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया कि दिवाली में पटाखे की दुकान लगाएंगे भाई साहब, दिवाली में पटाखे की दुकान लगाएंगे। और पटाखे लाने के लिए कितने रुपए खर्च करने हैं? तो बोले 30,000 रुपए खर्च करेंगे। 30,000 रुपए कहाँ से आएंगे? तो भाई साहब मेरे पास करीबन 12-13 हजार रुपए थे, 12th की बात कर रहा हूँ। 12-13 हजार रुपए मेरे पास थे उस समय। तो क्या दुकान में बैठने लगे थे बढ़िया, तो थोड़ा थोड़ा ढाप लेते थे। अब जो दुकान में बैठता था और जिनके घर वाले उनको पैसे नहीं देते, उन्हें पता है क्या करना क्या होता है। तो तो थोड़ा सा ढाप लिया, ऐसे ढाप ढाप के 12-13 हजार रुपए इकट्ठे हो गए। एक और दोस्त था, उसके पास भी 8-10 हजार रुपए थे। तो करीबन हम दोनों के पास मिला के 25-28 हजार रुपए हो गए। और जो तीसरा था एक्सपीरियंस प्लेयर, उसके पास ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे। ठीक है, तो हम तीनों ने मिलकर पटाखे की दुकान लगाने का डिसीजन लिया भाई साहब। कैसे भी कर आके लाइसेंस ले लिया, वो जो अस्थायी लाइसेंस होता है ना, अस्थायी लाइसेंस मतलब टेम्पररी लाइसेंस टू रन अ क्रैकर शॉप। वो दिवाली में जो पटाखों की दुकान लगती है। ठीक है भाई साहब, काल्पनिक लग रहे हैं तो लगने दो, कुछ नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ आज से पहले, कितने, करीबन 28 साल पहले की, 28 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये सारे उतापे करें जीवन में, तो 28 साल पहले की बात है। उस समय 30,000 रुपए एक्चुअली कम से कम 5-6 लाख रुपए के बराबर हो जाते थे। तो हम लोगों ने, अब चूंकि जैनी थे और पिताजी पंडित जी कहलाते थे, थोड़ी सी अच्छी रेपुटेशन थी, क्योंकि दुकान भी कपड़े मपड़े की थी, तो लोग बाग जानते थे। तो हम पर्दे के पीछे रहे, वो सामने आया और हमने बढ़िया पटाखे की दुकान चलाई। जब दिवाली खत्म हो गई तो करीबन 7-8 हजार के पटाखे बिना बिके रह गए। तो उसको एक बगल वाली दुकान वाले को 3 हजार रुपये में बेच के बाहर हो गए। और करीबन करीबन उस पूरे बिजनेस से 7 दिनों में कुछ 13-14 हजार रुपये कमा के बाहर निकले। 13-14 हजार रुपये कमा के बाहर निकले 7 दिन में। उस समय के 13-14 हजार रुपये आज के कम से कम नहीं तो अब मान लो लाख रुपए तो मिनिमम होते हैं। 7 दिन में लाख रुपए कमा के बाहर निकले, तीनों ने बांट लिया। सर ये क्या है? सर ये भी आपका ज्वाइंट वेंचर है। क्या यहाँ पर भी आपको कोई कंपनी खोलना पड़ी? नहीं। कोई बिजनेस खोलना पड़ा? नहीं। बिजनेस तो चलाना पड़ा, लेकिन क्या इसके लिए आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट करी, रजिस्टर करा कुछ, आपस में दोस्त थे अच्छे, एकदम घनिष्ठ मित्र थे, चला लिया काम। तो ये सब ज्वाइंट वेंचर के परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ज्वाइंट वेंचर एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है जो अपने को बहुत नया पढ़ना है। ज्वाइंट वेंचर वो है जो अपने पास न जाने कब से है, हम कब से उसको देख रहे हैं। तो ज्वाइंट वेंचर बेसिकली क्या बोलेंगे, एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को संचालित करेंगे और उसका कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये शब्द, दे विल जॉइंटली कंट्रोल द ऑपरेशन। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं, 3, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तीसरा जॉइंटली कंट्रोल। हमने एक काम और किया था, जब हम मुंबई में थे, सीए कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों के मन में ख्याल आया कि यार जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, तकलीफ में रहते हैं, क्यों ना उनकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प की जाए। तो हमारी फर्म, हमारी बिल्डिंग थी, निर्माण केंद्र करके थी महालक्ष्मी में, बड़ी बिल्डिंग थी। खैर अब वो नॉर्मल बहुत छोटी सी बिल्डिंग कहलाती है, क्योंकि अब तो बहुत बहुत भयंकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। 25 साल पहले की बात है। सो हम लोगों ने, कुछ 5-6 दोस्त थे मिलके, हम सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, कलेक्शन किया। हमने आपस में तय किया
कि हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, हम लोग खूब सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, उससे सामान लाएंगे और उस सामान को क्या करेंगे? बेचेंगे नहीं, बल्कि उस सामान को हम जरूरतमंदों में दान करेंगे। क्या यहां पर भी आपने एक जॉइंट वेंचर बनाया? बोले हाँ सर। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आए, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट हुआ, एक पर्पस था, लेकिन क्या पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटी था? क्या पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटी था? तो आंसर ऐसा नहीं था। हाँ, तो फिर सर ये जॉइंट वेंचर नहीं है। जॉइंट वेंचर के लिए तीनों शर्तें चाहिए: कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जॉइंट कंट्रोल। ये तीनों अगर शर्तें पूरी हो गई तो यस, आप रजिस्टर्ड हो ना हो, एंटिटी खोलो ना खोलो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब हम थोड़े से अच्छे लेवल के भी एग्जांपल्स पे आते हैं। ये आपको लिखना है टाइमिंग, लेकिन अभी आप पहले सुनना। अच्छे एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो अच्छे एग्जांपल में मेरे सामने एक और बेस्ट एग्जांपल आया। एक हमारे यहाँ कंपनी है वी.आर. गोयल। वी.आर. गोयल सर ये क्या करते हैं? तो सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में एंगेज है। एक और कंपनी है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, HIPL। ये क्या करते हैं सर? इनका तो नाम ही क्लियर हो रहा है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब इंदौर जो है वो ऐसा कुछ है। इंदौर के बाहर एक रिंग रोड थी और अब इंदौर इतना बड़ा हो गया तो अभी रिंग रोड नहीं रही, अभी हमारी मेन रोड का हिस्सा हो गया। नाउ इट इज प्रपोज्ड कि वापस से एक बाईपास बनाना है। ये बाईपास बनेगा 200 किलोमीटर का, 6 लेन बाईपास ऑफ 200 किलोमीटर्स, कंक्रीट रोड 1 किलोमीटर की कॉस्ट करीबन 3 करोड़ रुपए आती है, 3 से 4 करोड़ रुपए। कंक्रीट की 1 किलोमीटर की रोड बनाने में शायद 3 से 4 करोड़ का खर्चा आता है, और ऐसी 200 किलोमीटर की रोड बनानी है, यानी 600 करोड़ रुपए का काम है। नगर निगम ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टेंडर इनवाइट करे, और टेंडर इनवाइट करे तो उसमें शर्त डाल दी कि सर आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में 100 करोड़ रुपए जमा करने पड़ेंगे, आपको 10 साल से ऊपर रोड्स बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट था, 700 करोड़ रुपए सरकार ने बजट आवंटित किया था। तो जब सरकार ने टेंडर इनवाइट करे तो ये जो वी.आर. गोयल है और ये हमारे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, ये दोनों इस नए बाईपास के लिए टेंडर लगाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास इतना लिक्विडिटी नहीं है कि वो 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें। इसकी नेटवर्थ 600 करोड़ है, इसकी नेटवर्थ 350 करोड़ है, तो साला समस्या हो गई कि इनकी नेटवर्थ या इसकी नेटवर्थ 600 है और इसकी भी 600 है, लेकिन दोनों की इंडिविजुअली 1000 करोड़ से कम है। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने मिलके एक टेंडर लगाया। इन्होंने बोला कि सर कलेक्टिवली हम दोनों कंपनीज की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए है, तो हमने ये शर्त पूरी कर दी, हम दोनों मिलके 100 करोड़ रुपए जमा कर देंगे, हमने ये वाली शर्त भी पूरी कर दी, और हम आपको ये रोड बना के देंगे। हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस 15 साल 18 साल का है, हमने इतने प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अच्छा, ओके, तो ऐसे एग्जांपल दे दिया, नहीं तो तुम जज्बाती हो जाओ। ये ऐसे लोग थे जिनके नाम जुबान पे चढ़े हुए हैं, इनके बहुत सारे काम हैं। एक और नाम बड़ा नाम पे जुबान पे चढ़ा हुआ है, वो है दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन इज रजिस्टर्ड कंपनी, भोपाल बेस्ड कंपनी। दिलीप सूर्यवंशी जी इसके ओनर हैं। ये हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी जो थे शिवराज सिंह चौहान, उनके बड़े घनिष्ठ हैं।
इन्होंने भोपाल मेट्रो, इंदौर मेट्रो और ढेरों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले रखे हैं। आज इंडिया के टॉप 20 इंफ्रा कंपनियों में से एक इनका भी नाम आता है। तो सर अब इन्होंने मिलके टेंडर भरा, बिड लगाई और नगर निगम ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो आज ये दो अलग अलग एंटिटी हैं और ये दोनों एंटिटी मिलके एक नया काम उठा रहे हैं। दे आर जस्ट टेकिंग अप अ सिंगल वर्क। ये दोनों, हाँ घनिष्ठ से तभी तो उत्तरोत्तर विकास हुआ साहब, उत्तरोत्तर विकास हुआ। तो सर ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन ये दोनों एंटिटीज एक काम करने के लिए मिलके आ गए। तो सर इसको भी हम जॉइंट वेंचर कहेंगे, इनको जॉइंट वेंचर कहेंगे। और ये कैसी हो गई सर? ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप हो गई। ये दोनों मिलके रोड बनाएंगे, रोड बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो खर्च करेंगे, रोड बना के जो पैसा मिलेगा उसको एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे। खर्चे दोनों के तय हैं कि कौन कौन क्या क्या खर्चा करेगा, कितना कितना खर्च करेगा। जो पैसा आएगा, है ना, बेसिकली जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर ही दिया ना उन्होंने, बाद में क्या। बिड लगा तभी पाए जब उनकी नेटवर्थ दोनों ने मिला के 1200 करोड़ करी। किसी एक की तो इतनी थी नहीं कि वो अकेला बिड लगा पाए। तो सर अब ये सब जो है खर्चे डिसाइड करेंगे, कौन कौन कितना कितना खर्चा करेगा, कौन कौन कितना कितना खर्चा उठाएगा, किसको रेवेन्यू मिलेगा, और जो प्रॉफिट होगा उसे हम किस प्रकार बांटेंगे। और जब बांट लेंगे तो उसके बाद आप कौन, हम कौन, हम वापस से कॉम्पिटिटर। तो सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर को कैसे रिपोर्ट करना है ये हमको सीखना है। जब भी आप एएस कंसोलिडेशन का अप्लाई करोगे तो हमेशा जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? पहले कंसोलिडेशन करोगे 21 के अंतर्गत, कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडी कंपनी, फिर करोगे 27 के अंतर्गत और फिर करोगे 23 के अंतर्गत। जब आप 21 के अंतर्गत कंसोलिडेशन करोगे तो ये होगा फुल कंसोलिडेशन ऑफ लाइन बाय लाइन आइटम का। एस 27 भी लाइन बाय लाइन आइटम के कंसोलिडेशन की बात करता है, लेकिन वो बोलता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करना है। और 23 बोलता है कि भाई लाइन बाय लाइन आइटम कंसोलिडेट नहीं करेंगे, बल्कि इक्विटी मेथड को फॉलो करते हुए कंसोलिडेशन किया जाएगा। क्या मैं पहुंचा पाया बेटा? क्या आपने ये नोट कर लिया है? ओके, चलो सर और डिस्कस करते हैं। सर आपने कई बार अखबार में ऐड देखे होंगे, एप्पल आईफोन 15 लॉन्च हुआ, 15 प्रो लॉन्च हुआ, और जब ये लॉन्च हुआ तो नीचे यहाँ पे एयरटेल का लोगो बना था और यहाँ पे लिखा था कि सर एयरटेल इज गोइंग टू फाइनेंस यू टू हैव दिस आईफोन 15। हमने एक स्कीम बना रखी है। सो एयरटेल एंड एप्पल इन्होंने आपस में टाइप कर लिया कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, महंगा है, तुम अगर एक मुश्त प्राइस में बेचोगे तो शायद मुश्किल है, थोड़ी कम लोग खरीद पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, जॉइंट वेंचर बना लेते हैं। हम आपको हमारे आउटलेट से, एयरटेल के आउटलेट से आपको आईफोन बेचेंगे, और जो हमारे आउटलेट से आईफोन खरीदेगा उसको 2 साल के लिए एयरटेल की सिम मिलेगी, पोस्टपेड प्रीपेड वॉटेवर द केस में भी, और हम इस आईफोन की फाइनेंसिंग कर देंगे
आप हमें एक अच्छा कोट दे दो, हम दोनों मिलके अपना बिजनेस करेंगे। तो अब जब आईफोन का ऐड आ रहा है तो उसमें एयरटेल का लोगो आ रहा है, जब एयरटेल का ऐड आ रहा है तो उसमें आईफोन का लोगो आ रहा है। ये दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, उनका प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ मिलके काम किया। थे दोनों अलग अलग एंटिटी, लेकिन एक साथ मिलकर काम किया ताकि इकोनॉमी अचीव कर सके, एक्टिविटीज में सेल्स बढ़ा सके, रेवेन्यू बढ़ा सके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। क्या मैं पहुंचा पा रहा हूं बेटा? एयर एशिया, joint venture of these three companies, टाटा, स्टारबक्स, हाँ, ICAI और सैमसंग के बीच में भी एक कोलैबोरेशन हुआ है। बिल्कुल हाँ, सही बोल रहे हो। फिर इसके अलावा सर क्या हुआ, मुझे कार लेनी थी और कार लेनी थी हमारे प्रतीक सर को। दोनों को कार लेनी थी, लेकिन दोनों के पास पैसे थोड़े से कम थे। कार लेनी थी अच्छी वाली, मेरे पास 40 लाख थे, उनके पास 20 लाख थे, और हमें कार लेनी थी 60 लाख वाली। तो मैंने बोला कि यार भाई एक बात बताओ प्रतीक बाबू, तुम्हें कार की जरूरत कब है? बोले सर अपन तो नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं बढ़िया, क्लास पढ़ाने के बाद। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। गर्व राठौर जी, उन्होंने पूछा कि सर जॉइंट वेंचर में क्या को वेंचर की कोई लॉयल्टी नहीं होती? जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लॉयल्टी होती है, क्या ऐसे को वेंचर की लॉयल्टी भी होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन वो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में ऑलरेडी डिफाइन कर दी जाएगी। तो ये बोले कि सर अपने को तो शाम को चाहिए पड़ती है गाड़ी, और अपन ने बोला शाम को तो अपन आराम पे चले जाते हैं। अब प्रतीक सर का घर और मेरा घर पास पास है, एक ही कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, तो हमने मिलके गाड़ी खरीद ली। अब हम इस गाड़ी को दोनों मिलके ओन करते हैं, सुबह 7 ऑफिस आते हैं। हमने बोल दिया देखो मंडे टू फ्राइडे गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैडम को लेके जाना होता है, घूमने जाना होता है बच्चों के साथ, परिवार के साथ। बोले डन सर, फ्राइडे सैटरडे और संडे ये गाड़ी मैं चलाऊंगा। मुझको भी पार्टी करना होती है, मुझको भी घूमने जाना होता है, ऑफ रोडिंग करना होती है, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है, समझ रहे हैं आप, दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा ठीक है मिलके गाड़ी खरीद लेते हैं। तुम लोगों में कई लोग होते हैं ना कि अच्छा टीचर के लेक्चर लेना है, बोले ओके, टीचर के लेक्चर लेना है ओके। दोनों ने मिलके, दो दोस्तों ने मिलके विद्योदय के लेक्चर ले लिए, और दो दोस्त मिलके बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। 60,000 रुपए दोनों दोस्तों बढ़ गए, बोले सी इंटर बोथ ग्रुप 30,000 रुपए की पड़ा। क्या ये जॉइंट वेंचर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ है, क्यों नहीं है, ये बिल्कुल जॉइंट वेंचर है। क्या इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या इन लेक्चर्स पे दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या ऐसा बोलते हैं कि अंजलि बोल रही है मैं तो ये लेक्चर सुबह 4 से 6 देखूंगी, अदिति बोल रही है ठीक है मैं ये लेक्चर 7 से 8 देखूंगी शाम को, दोनों झगड़ रहे हैं? नहीं, दोनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं, और दोनों बोल रहे हैं कि सुबह दोपहर में 2 से दोपहर में 2:15 से 8 बजे तक लेक्चर देखेंगे मिलके, साथ में दोनों बहनें। क्या ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर। क्या फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ प्रॉफिट में होते हैं, रेवेन्यू में नाम से होते हैं, सेविंग इन कॉस्ट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो सर एक समुद्र है, हिंद महासागर, और यहाँ पे एक तेल का कुआं मिला है, जहां पर
RIL ऑयल रिग लगा रही है, एक यहाँ पे और एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने भी पावर वो ऑयल रिग लगा रखा है और वो इस तेल के कुएं से तेल निकाल रही है। ये दोनों जो लोकेशन है वो शहर की लोकेशन से 500 किलोमीटर दूर है। अब यहां से ऑयल तो एक्सट्रैक्ट हो गया, यहां से ऑयल जाएगा पाइपलाइन के थ्रू 500 किलोमीटर दूर शहर, और ऐसे ही यहां से जाएगा। समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाना 500 किलोमीटर की, ह्यूज कॉस्ट, एक्सट्रीम ह्यूज कॉस्ट, और दोनों को ही काम करना है। तो दोनों ने बोला कि काम कर, अलग अलग पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हैं, तो यहां से पाइपलाइन बिछा, यहां से पाइपलाइन बिछा, और ये ऐसे पाइपलाइन बिछा दें। सुबह के 12 घंटे तुम पाइपलाइन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके शहर भेजना, सेकेंड हाफ में मैं भेजूंगा। हम कुछ कंट्रोल यहाँ पे लगा देंगे कि जब मेरा ऑयल जा रहा हो तब तुम्हारा ना जाए, जब तुम्हारा जा रहा हो तो मेरा ना जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, चेक पॉइंट। तो प्रति किलोमीटर जो 20 करोड़ की कॉस्ट आ रही थी, 500 किलोमीटर की कॉस्ट आ रही थी 10,000 करोड़ रुपए, आज लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ये 1,000 करोड़ रुपए की कॉमन कॉस्ट खर्च करके इन दोनों कंपनियों ने अपने लिए इकोनॉमिक लेवल ऑफ इकोनॉमी अचीव कर लिया। क्या मैं पहुंचा पा रहा हूं मेरे बच्चों? तो ये भी एक जॉइंट वेंचर है। तो AS27 के अनुसार, AS27 के अनुसार जॉइंट वेंचर को 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। 3 तरह के जॉइंट वेंचर बताए गए हैं। जॉइंट वेंचर नंबर 1, BR गोयल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ने मिलके प्रोजेक्ट बनाया, कोई नई एंटिटी का इनकॉर्पोरेशन नहीं किया। या फिर APJ और उसके 2 दोस्तों ने मिलके फटाके की दुकान लगाई, जॉइंट वेंचर। पहुंचा पा रहा हूं मेरे बच्चों? ऐसे जॉइंट वेंचर जहां पर 2 को वेंचर मिलके एक काम के लिए जुड़ते हैं, उस काम को मिलके परफॉर्म करते हैं, उस काम पे अपने खर्चे करते हैं, उस काम का रेवेन्यू शेयर करते हैं, और अंत में उस काम को कंप्लीट करके उसका जो प्रॉफिट आता है वो दोनों मिलके बांटते हैं। और जैसे ही पैसे मिलके बांट लेते हैं तो आखिरी हिसाब करने के साथ उनका जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। आप बोल सकते हैं इसको शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। ऐसे जॉइंट वेंचर को हम बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, प्यार से बोलना आज के बाद JCO। दूसरा एग्जांपल, ऑयल रिफाइनरी, JCO। ये क्या हो गया? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। सर ये क्या है? कोई एंटिटी बनी? सर इसमें एंटिटी का तो मतलब ही नहीं है। दोनों अपने कॉस्ट को बचाने के लिए एक कॉमन असेट्स ओन कर रहे हैं। जैसे मैं और प्रतीक सर मिलके वो कार ओन कर रहे थे, जैसे आप 2 दोस्त मिलके लेक्चर्स देख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, JCA। JCO जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, JCA जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, और तीसरा जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। तो सर जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनती है, अलग से किसी एंटिटी को बनाने की आवश्यकता नहीं है।
ये को वेंचरर अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसने कितना खर्चा किया, उसको कितने पैसे आए, उसने कितना खर्चा किया, उसके पास कितने पैसे आए, उसने कौन कौन सी एसेट्स दी, उसके पास कितना कितना एसेट्स आई, सब अपने अपनी किताबों में अपने अपने खाते बना लेंगे। और फिर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो सब अपने अपने खाते लेकर आएंगे। तीनों के इंडिविजुअल किताबों में जो खाते हैं वो मर्ज किए जाएंगे और उससे इस जॉइंट वेंचर की प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई होगी। ये जॉइंट वेंचर की प्रॉफिटेबिलिटी को वेंचरर के बीच उनके एग्रीड रेशो में शेयर होगी और उसके बेसिस पर वो प्रॉफिट शेयर करके जो भी नेट अमाउंट और पेबल है उसको सेटल करेंगे और सब अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, इन दोनों में कोई नई एंटिटी अस्तित्व में नहीं आती है, बल्कि कोई एंटिटी बनाए बिना ये काम किया जा सकता है। जबकि तीसरी कैटेगरी है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी, वोडाफोन आइडिया वीआई, टाटा और स्टारबक्स, मारुति और सुजुकी, है ना, मान और फोर्स मोटर्स, हाँ ये भी है। ये सब क्या है, दे ऑल आर दी जॉइंट वेंचर्स। और चूंकि वो जॉइंट वेंचर्स एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं इसलिए उनको बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। तो जरा जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन के बारे में जरा लिखो। जो मैंने आपको भी समझाया, बिल्कुल हीरो होंडा भी था, जो मैंने आपको समझाया वो नोट करिए प्लीज, नोट करिए मालिक। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से कौन आगरा या मथुरा वृंदावन रहता है? कौन है जो आगरा या मथुरा से है?
आगरा एंड मथुरा। विलेज है आपका आगरा। घूमने नहीं जा रहे, शादी है, क्लोज रिलेशनशिप में, तो झक मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं गए थे उनके यहाँ तो बड़ी गड़बड़ हो गई थी। आखिरी शादी है उनके परिवार में। तो अगर आगरा के हों या मथुरा के हों तो मिलते हैं भाई साहब। थोड़ा दिल्ली दूर है अभी स्नेहा जी, लेकिन एक दिन आएंगे, पक्का आएंगे। अपनी शादी में बुलाइएगा, पक्का आएंगे। सर आप कटनी बाईपास होगा ही जाओगे। अबे कटनी कहाँ से आ गया? मैं इंदौर रहता हूँ, इंदौर से शिवपुरी गुना, गुना शिवपुरी ग्वालियर, ग्वालियर में खत्म। फतेहाबाद रोड पे कुछ है, रिश्तेदार तो छिपी टोला में बहुत भर भर के पड़े हैं, कमला नगर में भी हैं, बंगाल में भी कभी आओ, पहले ममता दीदी से तो बचाओ। क्यों? ममता दीदी से भी बचाओ। A, B and C entered into a joint venture. ओके हाँ चलो अब नोट करो बेटा। खेला होवे, खेला तो कर दिया उन्होंने। तो सर एबीसी एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेशल मशीन। साथ साथ लिखना बेटा। टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेशल मशीन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $15 करोड़। बिल्कुल मुस्कान जी, अलीगढ़ वैसे बहुत पास में, मुझे पता है, मैं एक बार गया हूँ अलीगढ़, आगरा से पास में, मुझे पता है। तो 15 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ए सुनो ध्यान से, इन तीनों ने इस जॉइंट वेंचर पर कितना खर्चा किया, मतलब कैश में कितना खर्चा किया, दूसरा रिसोर्स कौन कौन सा एम्प्लॉय करे, और रेवेन्यू कितना रिसीव किया। ए ने 2 करोड़ रुपए कैश खर्च किया और 1 करोड़ की मशीन भी इस जॉइंट वेंचर में एम्प्लॉय की। बी ने 0.5 करोड़ कैश खर्च किया और 3 करोड़ का मटेरियल दिया। सी ने इस जॉइंट वेंचर में 1 करोड़ 50 लाख कैश खर्च करे और कोई रिसोर्स नहीं दिया, यानी कैश कॉस्ट 2 और 2 4 करोड़ रुपए खर्च हुई, मटेरियल प्लस मशीन भी 4 करोड़ का खर्च हुआ। बालोतरा पास में कब से हो गया कुशल? बालोतरा राजस्थान में आता है बेटा। मेरे जो कपड़ों की दुकान थी तो वहां पे जो कॉटन आता था
पॉपलिन बोलते थे जिसको, उसका बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बालोतरा था, मुझे पता है। तो 4 और 4, जो 15 करोड़ का रेवेन्यू था उसमें से 5 करोड़ का रेवेन्यू ए ने रिसीव किया, 6 करोड़ का रेवेन्यू बी ने रिसीव किया, 4 करोड़ का रेवेन्यू सी ने रिसीव किया, टोटल 15 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। फिर इसके बाद हमने बोला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सी took over machine at an agreed value of ₹50 lakhs। वो मशीन जो ए ने दी थी इस जॉइंट वेंचर को, काम समाप्त होने के बाद ये मशीन सी ने ले ली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीज 3 co-venturer is 2:1। अब ये हमारे सामने हिसाब है, ये पार्टनरशिप फॉर्म ही है बेटा। तीनों को-वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में एक खाता बनाएंगे, क्योंकि यहां पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। बस उन्होंने एक काम करने के लिए ये सब मिले हैं, काम पूरा होते से ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इन एस बुक क्या बनेगा, JV with B and C account। In B's book, joint venture with A and C account। In C's book, चलो बताओ तीनों अपनी अपनी किताबों में क्या एंट्री करेंगे। सिंपल बेसिक अकाउंटिंग है, बताओ तीनों अपनी अपनी बुक्स में क्या क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले उठा लो ए तुमने क्या करा सर, ए ने 2 करोड़ रुपए कैश खर्च करे, 1 करोड़ की मशीन दी और 5 करोड़ का रेवेन्यू अपने पास रखा। तो ए ने 2 करोड़ रुपए खर्च करे तो क्या बोलेगा, जॉइंट वेंचर विद बी एंड सी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 करोड़। फिर उसने अपनी एक मशीन भी दे दी, डेफिनेटली उसकी किताबों में मशीन ऐसे पीपी पड़ी होगी, टू पीपी, और उसे 5 करोड़ का कैश भी मिला था। क्या समझ में आया बच्चों? सर तो कितना इजी है, भयंकर इजी है। चलो बी क्या एंट्री करेगा, टू बैंक 0.5, टू परचेस ऑब्लिक स्टॉक 3 करोड़,
बाय बैंक 6 करोड़। सी क्या बोलेगा? टू बैंक 1.5 करोड़। बाय बैंक 4 करोड़। बाय, इससे सिर्फ पैसे नहीं मिले, बैंक अकाउंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद ए एंड बी अकाउंट। अब सर एक काम करो, सबने अपने अपने हिस्से का काम तो कर लिया, अब हम इस ज्वाइंट वेंचर का हिसाब बनाते हैं कि ज्वाइंट वेंचर का हिसाब क्या है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और इसमें क्या लिख देंगे? यही सारी चीजें, यही सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। तो हर एक ने अपने अपने हिस्से का जो काम किया उन सबको अगर मैंने यहां मर्ज कर दिया तो क्या ये पूरे ज्वाइंट वेंचर का खर्चा और रेवेन्यू हो जाएगा? जो इन्होंने इंडिविजुअली खर्च किया है अगर इन सबको यहां लिख दूं तो क्या ये ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हो जाएगा? और ये जो रेवेन्यू इन्होंने इंडिविजुअली रिसीव करा है अगर वो मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूं तो क्या ज्वाइंट वेंचर का रेवेन्यू हो जाएगा? आंसर है हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो कर दो ना सर। टू बैंक, ए ने मिलाए थे 2, पी ने मिलाए थे 0.5, सी ने मिलाए थे 1.5, 4 करोड़। ए ने मिलाया था पीपी, कितने की? 1 की। टू स्टॉक बी लेके आया था, कितना? 3। बाय बैंक, ए को 5, बी को 6, सी को 4, 15। इसके अलावा पीपी सी लेके चला गया, जब पीपी इंस्टॉल की थी तो हमने उसको खर्चा मान के डेबिट कर दिया था, बाद में जब पीपी लेके चला गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। बताओ सर। 1550 -8, 7,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 7 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये 7 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट कौन कौन शेयर करेगा? बेटा ए ने जब वो मशीन दे दी तो उसने वो मशीन सी को नहीं दी, ज्वाइंट वेंचर को दी, और उसके लिए ज्वाइंट वेंचर को चार्ज कर दिया। अब उसके बाद वो मशीन की वहीं पे हम समाधि बना दें, उस मशीन को वहीं पे बेच दें, उस मशीन को सी या बी ले जाए या भालू ले जाए, अपने को क्या अंतर पड़ रहा है? ए ने तो इतना अमाउंट बी और सी से रिकवरेबल दिखा दिया ना, कि ज्वाइंट वेंचर जो मैंने बी और सी के साथ किया है उसमें मैंने इतना पैसा लगाया है। अब बाद में ये मशीन जो ले गया वो क्रेडिट देगा कि भाई साहब मैं मशीन लेके जा रहा हूं। तो 7.5 करोड़ का प्रॉफिट, यानी ए बोल रहा है कि सर एक तो मैंने 3 करोड़ रुपए खर्च करे और इस 7.5 करोड़ में मेरा एक हिस्सा है, तो मुझे कुल इतना पैसा मिलना चाहिए। हालांकि उसमें से इतना मिल चुका है, तो जो बचा वो पैसा मैं बी और सी से रिकवर करूंगा। तो बी क्या बोल रहा है कि हाँ सर मैंने भी इतना पैसा जॉइंट वेंचर में लगा दिया, प्लस ये मेरा जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट में हिस्सा है, इसका इतना मुझे मिलना चाहिए, इतना मुझे मिल गया, जो बचा वो या तो ए से या सी से ले लूंगा या दे दूंगा। सी भी बोला कि हाँ सर इतना मुझे रिकवरी चाहिए क्योंकि मैंने खर्च किया है, और इसमें मुझे हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं भी पार्टनर हूं। तो टोटल इतना चाहिए, ये मिल चुका है, जो डिफरेंस आया या तो मैं ले आऊंगा या मैं दे दूंगा। चलो बताओ 7.5 करोड़ का 2/5 कितना हुआ?
जिसको मैं इस खाते से मेरे पीएल में लेके जाऊंगा। 7.5 करोड़ का 2/5 3। तो सर यहां पर भी 3 ही आएगा क्योंकि इसका भी 2/5 है, और यहां पर 1.5। बताओ सर मुझे कितना मिलना चाहिए था? सर मुझे मिलना चाहिए था टोटल 6, मिला कितना है? 5। तो मुझे 1 करोड़ रुपए का कैश मिलेगा या तो बी से या सी से। बी क्या बोल रहा है कि मुझे लेना है 3 और 3 6 और 50, 650, जबकि मुझे मिल चुका है कितना? 6। तो मुझे 50 लाख रुपए और चाहिए। सर ए भी बोल रहा है मुझे चाहिए, बी भी बोल रहा है मुझे चाहिए, तब डेफिनेटली ये दोनों को पैसे किससे चाहिए होंगे? सी से। सी को चेक करो। सी बोल रहा है मुझे मिलने चाहिए थे 3 करोड़, मुझे मिल चुके हैं 4.5 करोड़। तो अब मुझे 1.5 करोड़ रुपए पे करना है ए और बी को। टू बैंक ए और बी। ये क्या बोलेगा? सी से चाहिए, और ये भी बोलेगा मुझे सी से चाहिए। तो यहां पे सी से कितना चाहिए? 1। यहां पे कितना चाहिए? 50। तो यहां पे देंगे कितना? 1। जैसे ही ये हिसाब हुआ, जैसे ही ये हिसाब हुआ, अच्छा पहले बताओ कि ये कोई खाता था क्या? सही था, मेमोरेंडम। इसका पर्पस कोई खाता बनाना नहीं था, इसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट निकालना था। और जैसे ही हमने प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद ये तो हो गया बंद। और जैसे ही हमने प्रॉफिट बांटे और कैश बांटा, प्रॉफिट बांटे और कैश बांटा, प्रॉफिट बांटे और कैश बांटा, इंडिविजुअली सबकी बुक्स में सारे खाते बंद। और तीनों के मन में एक ही आवाज आई, 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां। नहीं, तो ये हो गया इनका जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। कैसा लगा? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन कैसा लगा? तो यहां हर एक कोवेंचरर अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेगा। हर एक कोवेंचरर अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद वो सब मिलके अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक खाते में उतार लेंगे, जिसका नाम रख दिया जाएगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। भाई मेरी खर्चे मेरी इनकम मैंने यहाँ रख दी, मेरे खर्चे मेरी इनकम मैंने यहाँ रख दी, मेरे खर्चे मेरी इनकम यहाँ रख दी। तो मेरे 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 यानी हमारे, मेरे मेरे खर्चे यानी हमारे खर्चे। तो हमारे की इनकम हमारे खर्चे इक्वल्स टू हमारा प्रॉफिट। हमारा बजाज और हमारा प्रॉफिट हमने हमारे पिसर बांट लिया। फिर जिसका डेबिट ज्यादा था वो पैसे लेके जाएगा, जिसका क्रेडिट ज्यादा था वो प्रॉफिट कैश देकर जाएगा। सर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो बता दो। भाई साहब ये लिखा है, क्वेश्चन दिया था मैंने कि दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 7.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बकायदा मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया था कि अगर 7.5 करोड़ का 2/5 3 है तो 1/5 क्या होगा? ऑटोमेटिकली 1.5। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। ये हो गया जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, खत्म। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन खत्म।
तुम थे या थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या थी, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या थी, तुम थे या थे दो पल रुका यादों का कारवां और फिर चल दिए तुम हाँ हम कहाँ। लीजिए सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। लेग स्पिनर, चलो यहां पे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 1, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी entered into a joint venture to purchase land, construct and sales flat। तो साहब ये लोग बिल्डर हैं, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है और उसको लिखा है पैराडाइज हाउसिंग, जो यहाँ रहेगा वो स्वर्गवासी। तो मिस्टर ए, बी एंड सी entered into a joint venture to purchase a land, construct and sell flats। मिस्टर ए परचेज लैंड, भाई साहब ए ने जमीन खरीदी 60 लाख 1 जनवरी 11 को, और इसके लिए भाई साहब ने लोन भी लिया 50 लाख का जिस पर ब्याज की रेट 8% पर एनम है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री की फीस भी उन्होंने ही पे करी। ये हो गया ए का हिसाब। मिस्टर बी supplied the material for 4.5 lakh and from his godown, and he further purchased material for 5 lakh for this joint venture। ये हो गया सर हमारे बी का हिसाब किताब। मिस्टर सी met all other expenses of advertisement, labor and incidental expenses which turn around to be 9 lakhs। 30 जून 11 को each of the venturer agreed to take away one flat, each to be valued at 10 lakhs। तो तीनों मित्रों ने 10-10 लाख रुपए का एक फ्लैट रख लिया। तो जॉइंट वेंचर के लिए सेल हो गई। सेल किसको ही, खुद को ही सेल हो गई। ठीक है सर। फिर इसके अलावा बचे हुए फ्लैट कैसे बेचे? तो ए ने 40 लाख के फ्लैट बेचे, बी ने 20 लाख के फ्लैट बेचे और सी ने 10 लाख के फ्लैट बेचे। सर बताइए हिसाब।
40, 20, 60 और 10, 70। तो 70 लाख के फ्लैट बेचे हैं आउटसाइडर्स को और 30 लाख के फ्लैट बेचे हैं खुद को। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए कुल रेवेन्यू कितना हुआ? 100 lakhs। जमीन 60 लाख, रजिस्ट्री फीस 60,000, मटेरियल स्टोर से दी 4.5 लाख की और खरीद के दी 5 लाख की। सी ने खर्च करे 9 लाख रुपए। अच्छा, ये जो लोन था 50 लाख का, ये जो लोन था 50 लाख का, ये लोन ए का पर्सनल है या बिजनेस का है? ये लोन भले ही ए ने लिया है, लेकिन लिया किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो अगर बिजनेस के लिए लोन लिया है, बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो इस लोन पर जो ब्याज लगेगा वो बिजनेस का कहलाएगा। आज अगर ये प्रोजेक्ट नहीं उठाते तीनों मिलके, तो क्या इन्हें ये लोन लेना पड़ता? तो आंसर है नो। तो सर ये लोन कब लिया है? 1 जनवरी 11 को। लोन वॉज रीपेड on the same date by Mr. A along with the interest, and the net proceeds were shared by the partner equally. सेम डे मतलब 30 जून। तो 1 जनवरी को लोन लिया और 30 जून को रीपे कर दिया। तो सर 50 लाख का 8%, 40,000, आधा साल, ₹20,000। तो 60 लाख 60,000 प्लस 450 प्लस 5 लाख 9 लाख, ₹79,30,000। ये इस ज्वाइंट वेंचर की कॉस्ट है। तो 79,30,000 माइनस 100 lakhs, एक सेकेंड, 50 लाख का 8%, सॉरी बेटा 2 लाख, दो लाख वापस से 60, 64, 69, 78, 80। क्या आप ठीक है? 81,10,000, $18,90,000 का प्रॉफिट। इक्वली शेयर होगा तीनों द्वारा। ₹6,30,000 ईच। क्या बोलते हो? तो ए क्या बोलेगा?
कि देखो भाई 60 लाख की मैंने जमीन खरीदी, 60,000 की रजिस्ट्री करी, 2 लाख का ब्याज ही मैं ही चुकाऊंगा, तो 60 और तो 62 लाख, 60,000 तो मुझको ये मिलने चाहिए, प्लस 6,30,000 मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है। तो सर 62 और 6 68,90,000 रुपये मुझे कुल मिलना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक फ्लैट रख चुका हूं 10 लाख का, और कुछ फ्लैट की मैंने सेल करी है 40 लाख, तो मुझे 50 लाख तो मिल चुके हैं, लेकिन मुझे मिलने चाहिए 68,90,000। तो 18,90,000 ए, बी और सी से लेगा। बोलो मेरे बच्चों, बोलिए मेरे बच्चों, क्लियर है? बी की बात करें, एक फ्लैट रख लिया और बी ने 20 लाख में कुछ फ्लैट बेच दिए, तो बी के पास कुल मिला के 30 लाख रुपए का सामान या पैसा रखा है, जबकि उसकी कॉस्ट क्या है? तो सर उसने 9.5 लाख रुपए खर्च करे, और 9.5 लाख के खर्चे पे उसका शेयर इन प्रॉफिट 6,30,000 है। 1580, 30 लाख के बदले में 1580 उसको मिलने चाहिए थे, तो वो 14,20,000 पे करेगा। किसको पे करेगा? तो सर अभी तक तो ए का रिसीवल दिख रहा है 18,90,000। सी की बात करें तो सर सी ने भी एक फ्लैट रख लिया और 10 लाख रुपए की उसने सेल कर दी, टोटल हो गया 20। एक्सपेंसेस खर्च करे थे उसने 9 लाख, और उसका शेयर इन प्रॉफिट तो 9 लाख और 6,30, 15,30। तो सरकार चेक करना जरा, ए को कुल मिला के 18,90,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 15,80,000 बी देगा उसको। टैली हो गया? 1420 प्लस 470, क्या बोलेंगे इसको बेटा? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। अब इसके बाद जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स लिखिए।
यस मेरे बच्चों, डन हो गया। अब सुनो क्या बोला इन्होंने। सर जो ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट है, हर एक वेंचरर अपना हिस्सा जो उस एसेट से रिलेटेड है और उस एसेट्स को ऑपरेट करने के रिस्पेक्ट में जो लायबिलिटी है उसे अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लेगा। बाद में फिर से वही हो जाएगा। मेरी किताबों में जो अन्य एसेट्स लायबिलिटीज, भाई मैं तो एक एंटिटी हूं ना, जॉइंट वेंचर एक एंटिटी नहीं बनाई, लेकिन मैं तो एक एंटिटी हूं। तो क्या करेंगे, तो यहां पर उसे हम अपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी के साथ मर्ज कर लेंगे। इसी प्रकार उस एसेट के यूजेस से कोई इनकम अराइज हो रही है या उससे रिलेटेड कोई खर्चा हो रहा है, तो उसको भी दोनों पार्टी अपनी अपनी किताबों में शेयर बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। करेंगे कैसे, तो थोड़ी देर पहले अपन ने जो किया था कि पहले मेमोरेंडम बना के निकाल लिया और फिर बाद में बांट दिया। दिस इज व्हाट जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। सर एबीसी लिमिटेड, BP Limited and HP Limited having the same point of oil refinery and same place of customer agreed to spread a pipeline from their unit to customer place jointly. They agreed to share expenditure on pipeline construction and maintenance in the ratio of 3:4, and time allotted to use the pipeline was in the ratio of, अच्छा मतलब ये 3/10 है, ये भी 3/10 है, लेकिन यहाँ पे 4/10 है और यहाँ पे 3/10 है। ध्यान से देखना, 310 और यहाँ पे 410 है और यहाँ पे 410 है और यहाँ पे 310 है। For the joint venture, each venturer record his share of joint assets as classified according to the nature of the assets rather than as an investment. यानी अगर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए तो उसमें 30 करोड़ लिखेगा ए अपनी बुक्स में, 30 लिखेगा बी और 40 लिखेगा सी। And any expenditure incurred or revenue generated will be recorded with other item similar to JCO. जैसे भी हमने लिखा था, joint venture with B and C, joint venture with A and C, joint venture with A and B. Following are the few difference between JCO and JCA. देख लेना। चलो, A, B and C decided to jointly construct a pipeline to transport the gas from one place to another that was manufactured by them. For the purpose following expenditure incurred by them. बिल्डिंग में 12 लाख रुपए खर्च हुए, 5% की रेट से डेप्रिशिएट होगी। पाइपलाइन में 60 लाख रुपए खर्च हुए, 15% से डेप्रिशिएट होगी। कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख रुपए, 40% से डेप्रिशिएट होगा। एंड वेरियस व्हीकल ऑफ 9 लाख जो 20% से डेप्रिशिएट होगा। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इक्वली बियर द टोटल एक्सपेंडिचर incurred on the maintenance of pipeline that comes to rupees 6 lakh each year. तो बेटा एक बात बताओ, 12 लाख का 5% 60,000, 60 लाख का 15% 9 लाख, 3 लाख का 40% 1,20 और 9 लाख का 20% 1,80। 12,60,000 और 6 लाख, 18,60,000 हो गया टोटल एक्सपेंसेस, कैश प्लस नॉन कैश।
you are required to show consolidated balance sheet and the extract of P&L and balance for each venture. तो सर तीनों वेंचरों ने, तीनों को वेंचरर्स ने कितना पैसा लगाया, जोड़ो जरा। 12 और 60 72, 72 और 3 75, 75 और 9 75 और 9 84, माइनस डेप्रिसिएशन 1260, $71,40,000। फिर इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। सर शेयर कैपिटल, बेसिकली शेयर कैपिटल नहीं है, तीनों कंपनियों का कंट्रीब्यूशन। लैंड बिल्डिंग में तीनों का हिस्सा, प्लांट मशीन में तीनों का हिस्सा, कंप्यूटर में तीनों का हिस्सा, व्हीकल में तीनों का हिस्सा। एक ही हिसाब किताब में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में उनका हिस्सा 420 और ऑपरेटिंग खर्चों में उनका हिस्सा 2, तो टोटल कितना हो गया 6। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, तो सर 1 2 3 4 असेट्स का डेप्रिसिएशन में हिस्सा, लैंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन में हिस्सा, प्लांट मशीन माइनस डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर लेस डेप्रिसिएशन, व्हीकल लेस डेप्रिसिएशन। मतलब इससे ज्यादा बकलोली ऑफ टाइम वेस्टेज आपने आज तक नहीं देखा होगा। बी भी वही बोलेगा कि डेप्रिसिएशन में मेरा हिस्सा इतना, कैश खर्चों में हिस्सा इतना, पीपी में मेरा क्लेम इतना, पीपी कैसे आई, ऐसे, खत्म। फिर सी भी बोलेगा कि मेरा हिस्सा और मेरा क्लेम। तो सर यहां तक जो आपने पढ़ा, दैट इज वन पार्ट ऑफ एग्जाम में। यार देखो, कह नहीं सकता कि एग्जाम में ये आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि 5 नंबर के लिए इतना पूछ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से तो वो जेसीओ वाला जो पार्ट है वो ज्यादा चांसेस है आने के। ज्यादातर चांसेस उसके हैं, इसके नहीं है। ज्यादातर चांसेस उसके हैं, इसके नहीं है। ज्यादातर चांसेस जेसीओ के हैं या जेसीई के हैं, क्योंकि जेसीए तो बहुत ही टाइम पास है, कुछ भी नहीं करा आपने, इससे घटिया टाइम खराब कहीं पे नहीं हो सकता। तो अब मैं जब ब्रेक से लौट के आऊंगा तब आप लोगों को इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ाऊंगा। जब ब्रेक से लौट के आऊंगा तो रिमेनिंग पार्ट पढ़ाऊंगा इसका, दैट इज जेसीई। कल परसों और नरसों 3 लेक्चर में कृष्णा सर विल हैव AS22 एंड AS4। ठीक है, तो अपना कोई ब्रेक नहीं होगा बस, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, कृष्णा सर रहेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच। हम लोग मिल रहे हैं वापस से 2 तारीख को, 30, 31 और 1 को मैं नहीं हूं। जो उधर के हैं चाहे तो अपन मिल सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, अपन कोऑर्डिनेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।